कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए लेके एक नई वीडियो। और हाँ, पिछली वाली वीडियो के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो पिछली वीडियो कंप्लीट नहीं आ पाई। मैंने पूरी कोशिश करी कि वीडियो कंप्लीट आ जाए, मगर वो बहुत टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तक मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से मैं आगे वाली वीडियो में आपको मैं आज बना के भेज दूँगा, तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा सब कुछ आप लोगों को। यदि कुछ भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिसमें आपको डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी प्रॉफिट हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ, जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बाद हमारा टॉपिक क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड कैसे कोगुलेट होता है। तो किसी किसी भाई बहनों को मतलब नहीं पता कि कोगुलेट होता क्या है, तो मैं बताता हूँ। माँ देखिए, कभी भी हमारे हाथ में कट लग जाता है, मतलब कोई चाकू से काम कर रहे हैं, हम सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, या फिर कुछ भी हम अनदर वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है, बाय मिस्टेक हमारे चाकू से हमारे हाथ कट जाते हैं। तो क्या होता है, पहले तो ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उस पर परत जम जाती है। देखते ना कि ब्लीडिंग रुक जाती है, कहा जाता है परत हो जाता है, फिर वो ब्लड हमारा कोगुलेट हो जाता है। इस परत जमना होता है ना, उसी को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारा थार्टीन क्या कहते हैं आपके कोगुलेशन के लिए फैक्टर यूज़ होते हैं। वो बताया जाएगा आपको कौन कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं कोगुलेशन में। और इसकी एक अच्छी सी कहते हैं साइकिल होती है, जिसमें मैंने साइकिल ड्रॉ कर रखा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहाँ कहाँ किस किस क्लोटिंग फैक्टर का वर्क होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस में, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इग्नू का कोर्स, इग्नू में जियोलॉजी कोर्स कोड BZYCT 135 करवा रहा हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं 3rd चैप्टर पे। आशा करता हूँ आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी होगी और 3rd चैप्टर की वीडियो आप देख रहे होंगे और इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने स्टडी में इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये सीक्वेंस है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग कॉल्ड कैस्केड सिस्टम वेयर ईच प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। एक सीक्वेंस है कि जिसकी हेल्प से जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसे हम कहते हैं कैस्केड सिस्टम। अभी कैस्केड सिस्टम क्या होता है जी, देखिए मतलब कि हमने कोई भी रिएक्शन हमने बनाई, मीन्स जैसे कि आप बात करो कि C2H5OH ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 वाटर रिलेटिव का प्रोडक्शन हुआ। तो जो किसी एक रेक्टेंड के ब्रेकडाउन से जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट अनदर रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। क्या कहा मैंने, यदि कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में टूटता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो अनदर रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा, उसे कहते हैं कैस्केड सिस्टम। समझ में आया, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वेयर ईच प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन 13 क्लोटिंग फैक्टर आर इन्वॉल्व। इस रिएक्शन के अंदर 13 क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट कर लीजिए, जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में। यदि कैल्शियम आयन नहीं होगा तो हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर। हाँ, जनरली से हम ब्लड कोगुलेशन जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारे कोई बाउंड हो जाता है, कोई मतलब कुछ कट जाता है, सब कटते कैसे तक होता है, कोई आपने आपकी वजह से कट जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी जो आउटर लेयर होती है, स्किन होती है, उसमें कट होता है, फिर लास्ट में आके हमारे सेल्स कट होता है, जिसकी वजह से हमें से ब्लीडिंग होती है। और जो क्लोटिंग फैक्टर है उसी ब्लीडिंग को स्टॉप करके पे कोगुलेट कर देता है। फिर धीरे धीरे सेल हमारे डिवाइड होते हैं, उस क्लोट को या फिर उस बाउंड को वो फिल कर लेती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि साइकिल में बना रखे हैं नीचे, इस साइकिल में है क्या, इसे कैसे कैसे आप समझ पाओगे। मैंने छोटा कर दिया, आपको पूरा इसमें दिख रहा हो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले हमारे पास होती है ब्लड सेल, देख रहे होंगे आप लोग, हमारे पास होते हैं ब्लड सेल। अब ब्लड सेल में क्या होता है, किसी भी कारणवश ब्लड सेल में वाउंड हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये वाउंड है, जिसका कारण वाउंड हो गया। अब ब्लड सेल है तो ब्लड तो फ्लो होता रहेगा, तो ब्लड फ्लो होता है। पता नहीं कितनी यूनिंग क्यों आ रही है।
ब्लड सेल है तो ब्लड तो फ्लो होता रहेगा। अब वो वाउंड हुआ है तो क्या होगा, हमारा ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होगा उस वाउंड से। बाकी तो ब्लड फ्लो होता रहेगा मगर उससे लीकेज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, ये टिश्यू हो गई इंजर्ड। यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंजर्ड टिश्यू हो चुका है, इंजर्ड टिश्यू हो गया। अब जो इंजर्ड टिश्यू होता है ना, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। क्या हो गया, जो इंजर्ड टिश्यू हो गया, जिस टिश्यू में आपकी इंजरी हुई है, जिस टिश्यू आपका कट हुआ है, जहाँ पे वाउंड हो चुका है, आप जो भी कह सकते हो, मेन अच्छी बात जो है, मतलब जो वर्ड इसमें यूज़ करोगे सुटेबल वर्ड, वो इंजर्ड टिश्यू, जो भी आपका इंजर्ड टिश्यू हो गया है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। CF3, ये क्या है, CF3 क्या है, क्लोटिंग फैक्टर थर्ड, ये आपका थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है। क्लियर। जो आपका इंजर्ड टिश्यू था वो क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, वो क्या आपका थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है। अब क्या होगा, जैसे रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट, यहाँ पे प्लेटलेट का डिपोजिशन होगा। तो सेल्स में क्या होगा, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा। फिर वो डिपोजिशन का रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों मिलके कैल्शियम की प्रेजेंस में, ये दोनों मिलके कैल्शियम की प्रेजेंस में एक आता है क्लोटिंग फैक्टर 4 आता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलके एक रिएक्शन करते हैं कैल्शियम के प्रेजेंस में, जिसमें कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है क्लोटिंग फैक्टर 4। अब फिर क्या काम होता है इससे, इसके से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बोकाइनेस और थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स दोनों कैल्शियम के से रिएक्शन करते हैं, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर 4 एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है और एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। इसके बाद क्या होता है, जब एक्टिवेट हो जाता है तो इन एक्टिवेट ऑफ हेपेरिन। अभी हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट। अभी एंटी कोगुलेंट क्या होता है, देखो कोगुलेशन क्या होता है, हमारा ब्लड को जमने कोगुलेट कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड कोगुलेट भी हो सकता है, ब्लड कोगुलेट नहीं भी हो सकता है। जो हेपेरिन जो है आपका एंटी कोगुलेंट है, मतलब वो कोगुलेंट को रोकता है। यदि किसी ब्लड में अगर हेपेरिन डाल दें तो ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। इसलिए क्या करता है, वो एक्टिव करता है हेपेरिन को। हेपेरिन एक्टिव जैसे ही होगा वैसे ही ब्लड में क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर आया। जैसे आपका थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले काम करता है, इनएक्टिव करता है हेपेरिन को, जो कि इन एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद वो कन्वर्जन करता है, किसका, प्रोथ्रोम्बिन करता है, जो कि इनएक्टिव में होता है थ्रोम्बिन में। अब ये प्रोथ्रोम्बिन में है, आप लिख रखा है मैंने, इस साइड देखिए आप, कि फॉर्म बाय लीवर थ्रो विटामिन के के द्वारा, मतलब ये लीवर बनता है विटामिन के द्वारा, और प्रोड्यूस बाय गैल ब्लैडर, सॉरी गट बैक्टीरिया, मुझे अपराइटिस समझ में नहीं आ रही। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसे फॉर्म कौन करता है, लीवर फॉर्म करता है, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है, गट बैक्टीरिया। तुम्हारा गट है उसके यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर वो कन्वर्ट होकर क्या होता है, एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन क्या आपका क्लोटिंग फैक्टर 2 है। अब हमारा जो थ्रोम्बिन हुआ वो क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। अब हमने बात करी थी पहले ही, जो को प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, वो अनदर रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो थ्रोम्बिन होगा वो दूसरे रिएक्शन के लिए किसी तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो क्या होगा यहाँ पे, जो फिब्रोंजन होगा ना वो इनएक्टिव फॉर्म में, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है आपका, फिब्रोंजन। सेकंड कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कौन है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ आपको नाम बताने रखा, वो आपके लिए अभी कुछ आने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हायर क्लासेस में आप इसी भी हायर स्टडी करोगे तो आपको सभी के सभी 12 के नाम को पता चल जाएंगे, मगर इन स्टडी में आपको 3 के नाम पता चलेंगे। फर्स्ट कौन सा है आपका फिब्रोंजन, सेकंड कौन सा है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड कौन सा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और क्लोटिन फैक्टर फोर्थ कौन सा है, आपके लिए वो सस्पेंस में रहेगा। जो फिब्रोंजन है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका फिब्रिन में कन्वर्सन होगा। उसके बाद जो क्लोटिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। लिख रखा है नीचे, दिख रहा होगा आप लोगों को, जो क्लोटिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। दोबारा एक बार कंप्लीट रिएक्शन एक बार देख लेते हैं हम, जो यहाँ पर रिएक्शन बना रखी है मैंने, और इस कंप्लीट रिएक्शन को देख लेते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट जो कोई दोबारा आया होगा वो क्लियर हो जाए। एक बॉक्स भी नहीं बन रहा भाई साहब, तो छोड़ो। देखिए क्या होता है,
कोई भी मान लो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा ब्लड जो हमारा टिश्यू है उसमें इंजरी हो गई, तो क्या हो, जो इंजर्ड टिश्यू होगा वो रिलीज़ करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जहाँ पे प्लेटलेट का डिपोजिशन होगा वो रिलीज़ करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स दोनों के दोनों मिलके कैल्शियम की प्रेजेंस में, और जो क्लोटिन फैक्टर 4 है वो आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। फिर क्या काम करेंगे, एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, और जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा वो हेपेरिन को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा वो, एंटी कोगुलेंट जो है, जो कोगुलेंट से प्रिवेंट कर रहा है, कोगुलेंट होने नहीं दे रहा, उसको इनएक्टिव कर देगा, जिससे हमारा कोगुलेशन स्टार्ट हो जाए। और इसके अंदर क्या होगा, कन्वर्जन हुआ किसका, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, ये क्लोटिंग फैक्टर सेकंड है। जो का प्रोथ्रोम्बिन है उसको लीवर प्रोड्यूस करता है, सॉरी लीवर फॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है गट बैक्टीरिया। मतलब बनता तो लीवर के अंदर है मगर निकलता कहाँ से, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, गट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो है अनदर एक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट बिहेव होगा। तो फिब्रोनजन जो क्लोटिंग फैक्टर हमारा फर्स्ट है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन में। अभी कन्वर्ट होने के बाद जब फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, आपका कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कोगुलेशन है। कोगुलेशन होता कैसे है, अब आगे जब इस वीडियो को देखोगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस कोगुलेशन का नया नाम भी दे रखा है आपको। मीन्स मैंने आपको टॉपिक जो पहले मैंने कवर करवा दिया, आगे जो फर्दर जो आपके बुक्स टॉपिक है उसमें भी कोगुलेशन का नाम चेंज करके आपको दे रखा है। तो वहाँ पे टॉपिक मैं नहीं कराऊँ, मैं टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, उसमें मैं बता दूँगा आपको कौन सा टॉपिक है, उसका नाम क्या यहाँ पे दे रखा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये RBC WBC प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। जो RBC WBC और प्लेटलेट्स है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एंड हैव ए कॉमन प्रिकर्सर ऑफ हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। और इसका कॉमन प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर क्या होता है, जिसकी वजह से इन लोगों की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये आप मान लो कि एक मदर है, इनके 3 बच्चे हैं, तो क्या होगा, इन तीनों बच्चे का कॉमन प्रिकर्सर होगा। क्या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक कॉमन मदर से हुई है, इनकी तीनों का मदर कॉमन है, जैसे कहते हैं प्रिकर्सर, वो मतलब जिसकी उत्पत्ति कॉमन हो। समझ में आप लोगों की। तो क्या है, आपको जो RBC WBC प्लेटलेट्स है वो तीनों के तीनों बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और इसका जो प्रिकर्सर है वो आपका कॉमन है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, देखिए स्टेम सेल्स के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। आपको मैंने बताया ना स्टेम सेल्स क्या होते हैं। आप लोगों को एक नाम याद होगा प्लेनेरिया का, याद है प्लेनेरिया का नाम, देखिए को डायग्राम दिखाते हैं आपको मैं, रुक जाओ थोड़ा स्केच को बड़ा कर देता हूँ मैं, इससे क्या होगा आप लोग को थोड़ा जगह मिल जाएगा देखने के लिए। अरे भाई साहब चलो यहीं करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपने तो देखा होगा अपने 10th क्लास से पढ़ा रखा होगा। प्लेनेरिया के बारे में, यदि हम प्लेनेरिया को इसके 3 पार्ट से भी कट कर दें, फिर तीनों पार्ट फर्दर अपने जैसा एक नया प्लेनेरिया बना ही लेता है। क्यों बना लेता है, फिर टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। याद है आपको प्लेनेरिया, PLANERIA, जो प्लेनेरिया होता है इस पर टोटिपोटेंट सेल्स होने के कारण इसके यदि बॉडी पार्ट कट कर दिया जाए तो ये फर्दर अपनी फुल बॉडी बना लेते हैं। जो टोटिपोटेंट सेल का काम होता है वही सेम काम होता है स्टेम सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर। आप लोग कह रहे हो कि हमारे स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में होता है मगर जो हमारे हाथ उंगली कड़ा तो ग्रो तो होती नहीं है। देखिए जो हमारे स्किन में कोई वाउंड होता है तो ग्रो हो जाता है ना, थोड़ा बहुत स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब रह कि हमारी उंगली जो कह रहे हो कट जाती है फिर स्टेम सेल्स पूरी उंगली ग्रो कर दे, तो अभी इतना पॉसिबल नहीं हुआ है। क्या होता है आप ज़रा सोचिएगा, ठीक है। जब बेबी का जन्म होता है, आप लोगों ने सबने बताया है कि जो बेबी का जन्म होता है तो बेबी की नाभि से मतलब बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन एक ट्यूब होता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं या फिर अम्बिलिकल कोड कहते हैं, जिसकी हेल्प से बेबी में न्यूट्रिशन वाटर फूड का इंटेक होता है और इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट से रिमूव आउट होता है। तो जो अम्बिलिकल कोड होता है बर्थ के दौरान उस अम्बिलिकल कोड में कुछ स्टेम सेल जनरेट होते हैं, स्टेम सेल जनरेट होते हैं। अदर कंट्रीज़ में क्या करते हैं उस स्टेम सेल को प्रिजर्व कर लेते हैं। यदि इन फ्यूचर इस बेबी को कोई डिसीज़ होती है, कोई डेडली डिसीज़ होती है तो उस स्टेम सेल्स की हेल्प से उस डिसीज़ को हम लोग
बचा सकते हैं। ठीक है, तो बल्कि हमारे इंडिया में भी ऐसा सिस्टम नहीं है, आया जाएगा इन फ्यूचर। वो साइंटिस्ट लगे होंगे जरूर इस काम के लिए, मगर वो जो स्टेम सेल्स है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, यदि उसको अच्छे से हम लोग कहते हैं ना रेगुलेट कर पाए तो वो स्टेम सेल्स फर्दर एक बॉडी भी बना सकती है। ओके, तो ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स की से बने होते हैं, जब भी तो ये आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट से अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन इनका हो जाता है। अभी हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में आपको मैंने एक आपकी बुक में दे रखा था, चार्ट दे रखा था इंग्नो की बुक में, बहुत ही वो मुझे तो बहुत ही कहते हैं ना बहुत अच्छा चार्ट लगा। मैंने उस चार्ट को स्टडी करी, इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड है, बहुत सी हिडन इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन एक छोटे से चार्ट में आ रखा है। इसमें लिखना चाहूँ ना तो उसमें लिख भी नहीं पाऊँगा, उतने इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखे है। तो मैंने वही चार्ट वहाँ से आपकी बुक से मैंने कट कर लिया, आपको मैं अगले वीडियो में दिखा दूँगा चार्ट को, आप समझना अच्छे से, क्योंकि इसमें आपके बहुत से जो डाउट है ना, जो लिखने में कम से कम आपके 2-2.5 पेज के नोट्स बन जाते, उसको पर्टिकुलर छोटे से मैं कंप्लीट भी करा दूँगा। ठीक है, आपके मेमोरी में तो सेट हो जाएगा। तो क्या होता है, जो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, क्या हो जो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, कौन से हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ये डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न में क्या करते हैं, ये 2 सेल्स बनाते हैं, दिख रहा है आपको, ये 2 सेल्स बनाते हैं, जिसमें से जो एक सेल्स होता है, जो आपका एक टोटल सेल होता है, वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही रहता है। मीन्स चलो दूसरा रुक जाओ, जो में से एक सेल जो होता है वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही रहता है, जबकि दूसरा जो सेल्स होता है वो बिकम में माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हीमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स है, जब वो डिवीज़न करता है तो डिवीज़न दौरान क्या करता है, डिवीज़न इस टाइप से करता है कि उसके 2 सेल प्रोड्यूस हुए, जिसमें से जो एक सेल है वो डिट्टो कॉपी हो अपने क्या कहते हैं आपके पेरेंटल सेल से। हीमेटोपोएटिक पेरेंटल सेल्स हो गया, उसने 2 डॉटर सेल की डिवीज़न किया, जिसमें से वो ऐसे डिवीज़न करता है जिसमें से आपका एक डॉटर सेल जो वो हीमेटोपोएटिक सेल या फिर अपने पेरेंटल सेल की डिट्टो कॉपी हो, और जो सेकंड जो है वो माइलॉइड स्टेम हो या सेल्स हो या फिर लिम्फोइड स्टेम सेल्स बन जाए। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, क्योंकि इसके जब मैं बाद में वीडियो तो नहीं कहूँगा, इसी वीडियो में से इंक्लूड करूँगा, इसे कंप्लीट करूँगा, इसके बाद का टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या है, मतलब जब ये जो टॉपिक है लिम्फ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अब इसका मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट, कि चार्ट में कैसे कैसे इसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, फिर आपको बताया जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, 2 मिनट रुकिएगा आप। हाँ, देखिए क्या होता है यहाँ पे, माइलॉइड सेल्स स्टेम सेल्स गिव राइज टू रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स एंड सम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल्स और अनदर हैंड गिव राइज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। अब क्या होता है, आप देखिए जरा, आप जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो हमारे आरबीसी प्लेटलेट्स और कुछ टाइप के वाइट ब्लड सेल को बनाते हैं, और जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो हमारे भी कुछ टाइप के वाइट ब्लड सेल्स को बनाते हैं। ये हो गया। अब इससे अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी उस चार्ट से, जो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। फिर उस चार्ट के बाद में वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और ये लिम्फ से आएगा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नोट्स मेरे प्रिपेयर हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। देखिए ये वो चार्ट है, मैं तारीफ में कर रहा था। ठीक है, इसे मैं ऊपर रखता हूँ, जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अच्छी समझना ये क्या होता है, इसमें पूरा चीज़ ये होता क्या है। मैंने वहाँ पे आपको माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स दोनों एक साथ बता दिया था, मगर आपके बुक में भी ऐसे ही दे रखा था, तो मुझे भी बताना पड़ा। मगर अच्छा सा आप डायग्राम देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब आपका हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होता है ना, वो डिवीज़न करता है 2 सेल्स में, माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब लिम्फोइड स्टेम सेल्स हमारे लिम्फेटिक मसल से, लिम्फेटिक वेसल से, आपका याद होगा लिम्फेटिक आपने सुन रखा होगा, उससे जरा ये थोड़ा है ना रूबरू करता है, उससे ज़रा इनका परस्पर संबंध है हमारा कुछ इसके साथ। तो क्या होता है, हमारे हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उसके 2 में डिवीज़न होता है, माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। पहले हम बात करते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स की। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होता है ये फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाता है, मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो इराथ्रोब्लास्ट, मियोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट।
आपको याद होगा मैंने आपको आरबीसी का नाम बताया था, इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रो मतलब कहते हैं आपको रेड। यहाँ पे जो लिख रखा है आपको प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। अब इराइथ्रो आ गया मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो आप मान सकते हो कि ये जो है आपका आरबीसी से इसका लेना देना तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल लेना देना होगा। लेना देना क्यों नहीं होगा? बात तो जो आपके जूलॉजी का हर वर्ड जो है ना उसके वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग होती है। तो इराइथ्रो जो वर्ड है वो आरबीसी से रिलेटेड है। तो प्रो इराइथ्रो ब्लास्ट मीन्स आरबीसी तो रिलेटेड से होना ही होना चाहिए। मैंने क्या किया, जो माइलोइड स्टेम सेल्स होते हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट और आपका प्रोइराथ्रोब्लास्ट, मियोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट में टूट जाते हैं। अब जो मेगा कैरियोब्लास्ट होता है वो बनाता है मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट ने बता रखा है मैंने आपको, इस मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। याद है आपको कुछ? मैंने वो पिछली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक था हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ऊपर जो था थ्रोम्बोब्लास्ट था शायद, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि इस मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से ही हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये बुक ने भी प्रूव कर दिया आपके। जो क्या होता है मेगा कैरियोब्लास्ट होता है वो मेगा कैरियोसाइट बनाता है, फिर उससे हमारे क्या होता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोइराथ्रोब्लास्ट है ये प्रोइराथ्रोब्लास्ट का करता है हमारे पास, ये रेक्टिकुलोसाइट बनाता है। उसके बाद ये इराथ्रोसाइट बनाता है। इराथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, बाइकोनकेव शेप आरबीसी बनाता है। ठीक है। अब थर्ड क्या करता है वो, ये मियोब्लास्ट बनाता है, सॉरी माइलोब्लास्ट बनाता है। अभी जो माइलोब्लास्ट होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। याद है इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मैंने आपको बताया था ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? में ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट कौन है? जिसमें आपके ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होते। इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। आपका इसेनोफिल्स होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, बेसोफिल्स होता है बेसिक मीडियम में होता है, न्यूट्रोफिल्स आपका फैगोसिटिक की नेचर होता है। मैंने ऐसे आप कुछ बताया था पिछली वीडियो में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट करवाया था, सेकंड वीडियो में एक बार देख लीजिएगा दोबारा, अगेन आपको समझ में नहीं आया हो तो जो मायोब्लास्ट होता है वो आपका इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट कौन सा? मोनोब्लास्ट। अब मोनोब्लास्ट हमारा मोनोसाइट को बनाने में हेल्प करता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से मतलब वो ये एक ग्रेनुलोसाइट का टॉपिक है ना। अगर आप वेट कीजिए, मैं अपनी कॉपी में देखता हूँ जहाँ मैंने नोट्स बना रखे थे, आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ अभी। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में जो मैं लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको कि ल्यूकोसाइट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलस नहीं दे रखे तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे से। एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होते, और ग्रेनुलोसाइट कौन से में ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो एक ग्रेनुलोसाइट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट यही वाला जिसको आप मोनोब्लास्ट की फॉर्म बनाता है। और लिम्फोसाइट कौन सा है? जो आपके बगल में लिम्फोइड स्टेम सेल्स है ना, उससे आपका लिम्फोसाइट बन जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 डायग्राम जो दे रखे थे इसेनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स में, इसमें कोई भी टाइप ग्रेनुलस नहीं दे रखे थे, इसलिए थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि एक ग्रेनुलोसाइट है फिर ग्रेनुलोसाइट है। ऐसे जो तीनों के तीनों आपके होते हैं इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों के तीनों आपके ग्रेनुलोसाइट होते हैं जिसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं। आपके इसेनोफिल्स क्या कहते हैं? एसिडोफाइल्स कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स क्या कहते हैं? वो फैगोसिटिक की नेचर होते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका मोनोसाइट होता है वो एक ग्रेनुलोसाइट है, और ये तीनों के तीनों पे ग्रेनुलोसाइट में काउंट होते हैं क्योंकि इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं, मगर यहाँ पे डायग्राम में वो इंक्लूड नहीं कर रखा, जिससे आपको भी कन्फ्यूजन हो सकती थी मैं क्या चीज़ हूँ। और पहली बात एक बात और कि इंसान ना गलती का पुतला होता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, मेरे से भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मैं भी सब कुछ नहीं सीख रखा, मैं अभी सीख रहा हूँ। आप लोग के साथ मैं भी सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहूँगा। हमारा जो लर्निंग होती है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट नहीं हो जाती। कोई भी कितना से कितना बड़ा हो जाए, लर्निंग वो करता रहेगा। मैं भी लर्निंग के भी स्टेज में हूँ, अभी मैं भी कुछ सीख नहीं पाया, मैं भी अपना वेल स्टेबल नहीं हो पाया। मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ और आप भी लर्निंग कर रहे हो। तो कहते हैं ना, मिस्टेक एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक नहीं होगी तो कहाँ पर चलेगा कि हमारी गलती का है। अब मेरी मिस्टेक हुई है, आपको भी पता है कि हाँ मेरी मिस्टेक हो चुकी है, तो मुझे भी याद रहेगा क्या कि आपका मोनोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट है, इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होते। और लिम्फोसाइट भी एग्जाम्पल है। और ग्रेनुलोसाइट कौन सा है? जिसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसे तो भूलूंगा नहीं फिलहाल मैं। अब एक क्या होता है? लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आपके लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आपके लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद ये 2 पार्ट में आपके डिवाइड हो जाते हैं। कौन से? नेचुरल किलर सेल्स या फिर लार्ज ग्रेनुलस लिम्फोसाइट। एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट जो कि
दो में डिवाइड होता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। अब आप पूछोगे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर टी सेल्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं देखिए, इन तीनों के बारे में ना जब आपको इम्यूनिटी का टॉपिक कराऊंगा मैं ना, उसमें इसके बारे में अच्छे से आपको बता दूंगा कि तीनों डिफरेंस क्या होता है, तीनों का काम क्या होता है। ये तीनों टॉपिक जो आपका ये जो है नेचुरल किलर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड है। मतलब यूनिट टॉपिक कराऊंगा मैं तो आपको इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये था आपका हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स की पूरी बात की, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसमें कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, फिर उससे वो क्या होता है सब कुछ। इसमें आपको एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के दोनों के बारे में पता चलेगा। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर टी सेल्स के बारे में आपको मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। और इसके आएगा टॉपिक जो लिम्फ का टॉपिक था वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू में करूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने बाकी सहपाठीगण साथीगण के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।